क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल ना होती तो जीवन कैसा होता? क्या आपने कभी सोचा है कि आज वायुमंडल जो पृथ्वी पर गैसों का आवरण है, अगर यही खत्म हो जाए तो पृथ्वी कैसी हो जाएगी? उन सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। क्यों? क्योंकि आज मैं जो आपको चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, उस चैप्टर का नाम है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ज्योग्राफी में मैंने ब्रह्मांड और सौर मंडल पढ़ाया था। सौर मंडल के बाद आज हम लोग जो चैप्टर की चर्चा करेंगे, उस चैप्टर का नाम है वायुमंडल। इस कोरोना काल में आप लोग घर में पूरे मन से पढ़िए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जितने भी चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ उसका अच्छे से नोट्स बनाइए। बहुत सारे बच्चे नोट्स मुझे भेज भी रहे हैं, जिसे मैं आप लोग उससे भी जल्द ही शेयर करूँगा। कुछ बातें और मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे मांग कर रहे हैं कि सर जो चैप्टर पढ़ाते हैं उसका आप टेस्ट भी शुरू कीजिए। तो जी बिल्कुल, मैं टेलीग्राम पर एक चैनल भी बना लिया हूँ, आप राज सिंह मार्क्समैन करके सर्च कीजिएगा। उसी चैनल पे मैं आप लोग को टेस्ट पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करूंगा और आप लोग उसी पीडीएफ में अपना टेस्ट दीजिए और अपना नंबर भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं पहले टेस्ट लूंगा, उसके बाद उसमें आंसर दूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए आज हम लोग शुरू करते हैं वायुमंडल। तो मेरा पहला प्रश्न यही था आपसे कि अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होती तो जीवन कैसा होता। तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल ना होती तो हमारी पृथ्वी भी अन्य ग्रहों के भांति यहाँ पे भी क्या होता, जीवन संभव नहीं हो पाता। ये वायुमंडल ही है जो पृथ्वी को अन्य ग्रह से अलग करती है। ये वायुमंडल ही है जिसके कारण आकाश हमें कहा जाता है नीला दिखाई देता है। ये वायुमंडल के कारण ही आकाश में हमें बादल दिखाई देते हैं। तो चलिए इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आती है कि वायुमंडल कहते किसे हैं? व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर? तो आप सिंपल सा एक शब्द में, एक लाइन में आप इसको आंसर लिखिए, एक वाक्य में, पृथ्वी पर फैले चारों ओर गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। यानी पृथ्वी के चारों ओर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं वायुमंडल के संगठन की। वायुमंडल किन किन चीजों से बना है, उसके बाद मैं बात करूंगा वायुमंडल के कौन कौन से परत है जो इंपॉर्टेंट है और जहां से आपका एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग आज अच्छे से समझिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ये सब चैप्टर रट्टा नहीं है कि आप रट्टा मार लिए और ये हो गया। रट्टा को मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बने और आप लोग खुद से इस चित्र के माध्यम से ही लिख दें कि क्या क्या कौन कौन सा मंडल है, क्या क्या कि कौन से मंडल की क्या चीज विशेषता है और किस मंडल से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडल के संगठन की। तो जो हमारा वायुमंडल है मुख्यतः तीन चीजों से बना है। सबसे पहले अगर बात करें तो वो सबसे प्रमुख क्या है, गैस, फिर है जलवाष्प और सबसे कम तीसरा जो है वो धूलकण है। अगर गैस की बात करें तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है। नाइट्रोजन गैस की उपलब्धता 78.08% है। कुछ बुक आपको इसको राउंड फिगर में 79% भी देते हैं। एग्जाम में अगर 79 भी दे रहा है तो वो सही माना जाएगा। अब बात करते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का काम क्या है। तो नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन का काम मुख्य रूप से वायुमंडल में ये है कि ये ऑक्सीजन को मंद करके दहन को नियंत्रित करता है। जैसे आप पढ़े होंगे कि आप बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लग सकता है। आप जैसे एक माचिस जलाइए, माचिस को जलाकर मुंह में डाल लेते हैं तो क्या होता है कि अंदर जैसे ही जाता है वो क्या होता है, वो आग बंद हो जाती है। या आप कोई बत्ती को जलाइए, उसमें ऐसा चीज से कोई प्लास्टिक या कुछ से में इसको अंदर ढक दीजिए जिसमें हवा ना जाए, ऑक्सीजन ना जाए, तो वो क्या होगा, तुरंत ही दहन बंद हो जाता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है कि ऑक्सीजन को मंद करके दहन को नियंत्रित करता है। दहन मतलब आग जलना, ठीक है। यह जैव मंडल में सभी जीवधारियों पादपों के लिए आवश्यक है। यह जैव मंडल में जान रही है कि यह सभी जीवधारियों में, पादपों में, दाल में तो अधिकतर क्या है, नाइट्रोजन पाए जाते हैं। तो यह सभी जैव मंडल में, जीवधारियों में, पादपों के लिए क्या है, आवश्यक है। साथ ही साथ इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। नाइट्रोजन से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब प्रोटीन हमारे लिए तो जरूरी है ही। नाइट्रोजन के खोजकर्ता रदरफोर्ड हैं। नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड हैं।
अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन वायुमंडल में 20.95 यानी 20.95 या इसको राउंड फिगर में हम बोल सकते हैं 21% पाया जाता है। इसका मुख्य काम क्या है ऑक्सीजन का? तो यह पृथ्वी पर दहन तथा प्रकाश संश्लेषण में क्या लगता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दहन जिसे मैंने अभी बताया कि बिना ऑक्सीजन के आप क्या हो सकता है कि माचिस भी नहीं जला सकते हैं, या दहन क्या हो, आग जल ही नहीं सकती है बिना ऑक्सीजन के। उसके बाद यह एक प्राणदायी गैस है, यानी इसके बिना क्या है, जीवन ही संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। इसकी खोज ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोग बताएंगे कि ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की। तुरंत कमेंट के नीचे लिखें। कमेंट जितना आप प्रश्न का जवाब दीजिएगा उतना ही आप शार्प बनिएगा। चलिए, तो मैंने तो नाइट्रोजन का खोजकर्ता बता दिया, ऑक्सीजन का आप बताया कि ऑक्सीजन की खोज किसने की। उनका नाम था जोसेफ। बाकी आप लोग नीचे लिखिए। अब बात करते हैं ऑर्गन, जो 0.93% पाई जाती है। यह अक्रिय गैस का उदाहरण है। अब प्रश्न आता है अक्रिय गैस किसे कहते हैं? तो वैसे गैस जो किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं उसे अक्रिय गैस कहते हैं। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जो ये भी क्या है कि पृथ्वी पर सबसे महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि अगर वायुमंडल में CO2 की वृद्धि होगी तो तापमान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। इसलिए तो बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं कि CO2 उत्सर्जन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वायुमंडल में इसकी प्रतिशत 0.038% होती है। कहा जाता है कि यह सबसे महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है आपको, क्योंकि वायुमंडल में अगर इसकी जैसे ही वृद्धि होगी तो तापमान में भी क्या हो जाएगी, इसकी वृद्धि होगी। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। साइंस में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, ये सब में क्या होता है, कैसे कोई प्रक्रिया भाग लेती है, कैसे ऑक्सीजन, कार्बन का, ग्लूकोज का क्या महत्वपूर्ण काम होता है, उस सभी बातों पे चर्चा करूंगा। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वायुमंडल में नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, मीथेन और ओजोन जैसे गैस पाए जाते हैं। ओजोन गैस की चर्चा मैं तुरंत ओजोन मंडल में ही करूंगा, इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहा हूं ओजोन गैस की चर्चा। अब जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है वायुमंडल के संगठन में, वो जलवाष्प है। आप लोग क्या करते हैं कि वायुमंडल का मोटा मोटी परत रट लेते हैं कि किस परत में वर्षा होती है, किस परत में वायुमंडल उड़ता है, किस परत में रेडियो तरंगे, वायुमंडल खत्म। ऐसा नहीं है। आप लोग आज देखिए कि क्या वायुमंडल में आप नहीं जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो जरूर आप नोट्स बनाइएगा। तो वायुमंडल का दूसरा जो कंपोनेंट है उसके संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, वो क्या है, जलवाष्प। जलवाष्प क्या है, यह पानी का गैसीय अवस्था है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग जो है लगभग 8 किलोमीटर तक सीमित है। यानी जलवाष्प जो है कि वायुमंडल के लगभग 8 किलोमीटर तक ही क्या है, सीमित है। साथ ही साथ यह वायुमंडल के लिए, पृथ्वी के लिए जलवाष्प जो है पृथ्वी के लिए कंबल का काम करता है। कंबल का काम करने का मतलब यह पृथ्वी को ना ही ज्यादा ठंडा होने देता है, ना ही ज्यादा गर्म होने देता है। तो ये बात याद रखिएगा। अब बात करते हैं तीसरा, धूलकण। जो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा जो चीज है उसे क्या बोलते हैं, धूलकण। इसमें और भी बहुत सारे चीज आते हैं, ठीक है, जिसे अगर पूछा जाए तो इसे एरोसोल भी कहा जाता है। धूलकण क्या करता है, तो ये जो ये प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग करते हैं यानी फैलाव, वो किसके माध्यम से होता है, धूलकण। जो आप आकाश नीला देख रहे हैं वो प्रकाश की किस क्रिया के द्वारा होती है, प्रकाश के प्रकीर्णन की। प्रकाश से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जल्दी मैं फिजिक्स का आपका लाइट चैप्टर भी लेकर आ रहा हूं। तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण हमारा जो आकाश है वो क्या है, नीला दिखाई देता है। उसके बाद ये तो हो गए हमारे वायुमंडल के संगठन कि वायुमंडल किन किन चीजों से बना है। अब बात करते हैं वायुमंडल के परत के बारे में कि वायुमंडल का कौन कौन सा परत है। तो आप जैसा चित्र में देख ही रहे हैं कि ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद जस्ट ऊपर तुरंत क्या है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद क्या है, ओजोन मंडल, समताप मंडल। ओजोन मंडल, समताप मंडल एक ही लेयर में, मैं तुरंत इसे और भी अच्छे से बताऊंगा। फिर आपका क्या है, मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बहिर्मंडल। अगर हम मध्य मंडल को बीच में लेते हैं तो आप ऐसे आपको याद कर सकते हैं कि आपको मध्य मंडल के नीचे समताप मंडल और क्षोभ मंडल, और मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल और बहिर्मंडल। यही आपको याद करना है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग वायुमंडल के परत के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो परत है वो है क्षोभ मंडल। आप इसका अब बात करते हैं वायुमंडल के विभिन्न परतों के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्षोभ मंडल से, ट्रोपोस्फेयर। देखिए ये हमारा अर्थ हुआ
और अर्थ से जो सबसे पहला जो परत मिलता है उसे क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल। लेकिन अगर वायुमंडल की बात की जाए कि वायुमंडल का सबसे निचला परत कौन है, तो वो है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल। कुछ किताब में ओजोन मंडल को अलग पढ़ाया जाता है, जबकि आप जान लीजिए ओजोन मंडल समताप मंडल के अंतर्गत ही आता है। ओजोन मंडल जो होता है वो एक परत होता है, एक पट्टी है, इस तरह का परत है, समताप मंडल में ही है, जो सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। उसके बाद ओजोन मंडल के बाद बात करें तो वो होता है क्या, मध्य मंडल, जिसे हम लोग मेसोस्फीयर कहते हैं। और मध्य मंडल के बाद होता है आयन मंडल, और सबसे ऊपर जो हो गया बहिर्मंडल। तो सबसे ऊपरी परत बहिर्मंडल, सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। कभी कभी एग्जाम में आपको सजाने के लिए आते हैं कि सभी परतों को क्रमानुसार सजाइए। तो जब आपके पास ये डाटा रहेगा कि आपका ये फिगर आपको दिमाग में रहेगा, तो आप लोग अच्छे से समझाते, पहले क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। चलिए अब देखते हैं कि सभी मंडलों की क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्षोभ मंडल की, ट्रोपोस्फीयर, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, ट्रोपोस्फीयर। वर्तमान में अगर पूछा जाए कि हम अभी किस मंडल, वायुमंडल के किस परत पे खड़ा है, तो कह सकते हैं कि हम लोग वायुमंडल के क्षोभ मंडल में हैं। क्षोभ मंडल में कहा जाता है कि जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। संवहन, इसी कारण इसे संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल, विक्षोभ मंडल या मौसम परिवर्तन की छत भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस मंडल को, वायुमंडल के किस परत को मौसम परिवर्तन की छत कहा जाता है। एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है। तो क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल का नामकरण टिजरेंस टी बोर्ड ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, टिजरेंस टी बोर्ड ने किया था। अब समझते हैं इसकी ऊंचाई को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन है। कभी आपको बुक में इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर मिलेगी, कभी ध्रुव पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। तो इस बात को आप समझिए कि कैसे इसकी ऊंचाई बदलते रहती है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मान लीजिए ये आपकी क्या है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी पर ये आपका क्या है, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो जो ध्रुव पर ये ऊंचाई होती है, ये ध्रुव पर जो ऊंचाई होती है आपको ये कितनी होती है, 8 होती है, और विषुवत रेखा पर ये कितनी होती है, 18 होती है। तो आप समझते हैं कि आखिर ये 8 और 18 इतना अंतर क्यों है। तो आप देखिए ठंडे के दिनों में वायु क्या होती है, ठंडी वायु थोड़ा क्या होती है कि वो मोटी हो जाती है। तो ये क्या होता है कि वो उसका फैलाव कम होता है, वो नीचे की ओर आती है। जबकि गर्म वायु, जब वायु गर्म होती है तो ऊपर की ओर उठती है। जैसे ये आपका पृथ्वी के चारों ओर ये वायुमंडल का परत है। तो ये उत्तरी ध्रुव पर इस तरह से और दक्षिणी ध्रुव पर आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो देखिए उत्तरी ध्रुव पर जो ये ऊंचाई है ये थोड़ी क्या है, कम है, लेकिन ये जो है ये इसका लंबाई क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। इस कारण क्षोभ मंडल की उत्तरी ध्रुव पर जो ऊंचाई होती है वो 8 किलोमीटर होती है, और इधर जो अगर विषुवत पर पूछा जाए तो ये कितनी हो जाती है, 18 हो जाती है। अगर औसत ऊंचाई पूछा जाए तो औसत पर क्या है, 12 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई बोली जाती है। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, 12 किलोमीटर। जितनी भी मौसम संबंधी घटना है, जैसे वर्षा, बिजली कड़कना, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं हैं वो सब कहां होती हैं, आपको क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल में तापमान पे चर्चा करते हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न आता है। कहा जाता है कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, सेल्सियस तापमान क्या होता है, घटता है। आप देखते हैं ना, गर्मी के दिनों में हम लोग अक्सर कहाँ पहाड़ पे चले जाते हैं, नैनीताल, आपको सिक्किम, दार्जिलिंग, तो वहाँ क्या होता है कि ठंडक महसूस होती है। क्यों, पहाड़ पर जाते हैं तो ठंडक क्यों महसूस होती है, यही कारण है कि हम अगर क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाएं, 165 मीटर पर अगर हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाती है। यानी इसको हम ये लिख सकते हैं 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर अगर ऊपर जाए तो कहा जाता है 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाती है, 6.5। सपोज दैट, मान लिए अगर अभी यहाँ का तापमान पृथ्वी पर अभी हम मान लिए 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से आप 6.5 डिग्री सेल्सियस इससे घटा दीजिए, यानी पहाड़ पर मतलब 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो इसका पहाड़ पर तापमान कितना हो जाएगा, 9.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इस
पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझिएगा। ये प्रश्न बराबर आता है कि हम लोग 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान कितना डिग्री सेल्सियस घटता है, 1 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। तो सोचिए तापमान पे इसका क्या असर पड़ता है। इसी मंडल में जेट स्ट्रीम धारा चलती है, साथ ही साथ क्षोभ मंडल में जाड़े में ऊंचाई घट जाती है, अभी मैं बताया था क्यों घटती है, और गर्मी में बढ़ जाती है क्योंकि गर्मी में वायु क्या है, फैलती है। तो अगर क्षोभ मंडल से आपको एक छोटा सा नोट्स लिखने आए तो आप इसे नहीं लिख सकते हैं इतने सारे पॉइंट को जोड़कर, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्षोभ मंडल में कि इसे संवहन मंडल, परिवर्तन मंडल या मौसम परिवर्तन की छत भी कहा जाता है। इस मंडल में सभी मौसमी घटनाएं होती है। अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई 12 किलोमीटर है, लेकिन ध्रुव पर 18 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। इस क्षोभ मंडल का नामकरण जो है टिजरेंस टी वॉट ने किया था। इसमें सारी मौसमी संबंधी घटनाएं होती है। इसका तापमान जो होता है, कहा जाता है कि जब क्षोभ मंडल के ऊपर की ओर बढ़िएगा तो 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, घट जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है आपको, घट जाता है, सही बोल रहे हैं। घटेगा तब ना तापमान क्या होगा कि ठंड महसूस होगी। इसी मंडल में जेट स्ट्रीम धारा बहती है, साथ ही साथ क्षोभ मंडल के जाड़े में ऊंचाई घट जाती है तथा गर्मी में बढ़ जाती है। तो अगर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप क्षोभ मंडल से कहीं से भी प्रश्न आए आप बिल्कुल अच्छे से आप बना सकते हैं। अब क्षोभ मंडल के बात करते हैं समताप मंडल की, लेकिन यहां पर एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच एक छोटी सी परत होती है जिसे हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। ये प्रश्न बराबर आता है क्षोभ सीमा, इसे हिंदी में क्या बोला जाता है, क्षोभ सीमा। लिख देता हूं क्षोभ सीमा। तो समझिएगा कि ये पूछा जाता है कि ज्यादा इंग्लिश में ये ऑप्शन रहेगा, ट्रोपोपॉज किन दो मंडलों के बीच पाया जाता है, तो ट्रोपोपॉज ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच पाया जाता है। समताप मंडल की ऊंचाई कुछ किताब में आपको 12 से 50 मिलेंगे, कुछ किताब में 18 से 50 किलोमीटर तक मिलेंगे। समताप मंडल में मौसम संबंधी कोई भी घटनाएं नहीं होती है, इसलिए वायुयान इसी मंडल में उड़ना पसंद करता है। जो सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से आते हैं कि किस मंडल में वायुयान उड़ना पसंद करता है, तो समताप मंडल में। समताप मंडल में ही ओजोन मंडल पाया जाता है। ओजोन मंडल होता नहीं, ओजोन एक परत होता है, यानी समताप मंडल में ये क्या होती है, एक ओजोन परत पाई जाती है, जो मान लिए कहा जाता है कि सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसको ये क्या करती है, रोक लेती है, पृथ्वी पर आने से रोकती है। अल्ट्रावायलेट किरणें रुकने के कारण पृथ्वी पर बहुत सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं, जैसे स्किन कैंसर और भी बहुत सारे बीमारी है जो अल्ट्रावायलेट किरणों से होती है। तो ओजोन मंडल आप एक तरह से कह सकते हैं कि ओजोन परत जो है वो पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, हमें क्या है, सुरक्षा प्रदान करता है। समझते हैं ओजोन मंडल को, ठीक है, ओजोन परत को। तो ओजोन परत की ऊंचाई मानी जाती है आपको, किसी बुक में 35 से 50 देता है, कोई बुक 20 से 35 देता है, लेकिन इसकी औसत ऊंचाई जो मानी जाती है इस मंडल में, इसकी 35 से 50 इसकी ऊंचाई मानी जाती है। बात करते हैं ओजोन परत की मोटाई। ओजोन परत की मोटाई एक यूनिट से किया जाता है जिसका नाम है डॉप्सन यूनिट, DOBSONUNIT। ये प्रश्न एग्जाम में बराबर आता है कि ओजोन परत की मोटाई किस यंत्र से मापी जाती है, किस से मापी जाती है, तो उसे इकाई से डॉप्सन यूनिट से मापी जाती है। कहा जाता है कि ओजोन परत को सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंच रहा है वो अब CFC से पहुंच रहा है। CFC क्या है, एक CFC क्या है, गैस है जिसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC है जो ज्यादा करके अभी फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जितने भी व्हाइट गुड हैं उससे ज्यादा निकलते हैं, जो ओजोन परत को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं। सोचिए अगर ओजोन परत नष्ट हो गया तो जितने भी सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं वो पृथ्वी पर आ जाएगी, और पृथ्वी पर क्या है, फिर आपको सभी लोगों को क्या है, कैंसर भी हो सकता है, बहुत सारे रोगों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के लिए, ठीक है, इसीलिए ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है ताकि हम ओजोन परत के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैला सके और इसे बचा सके। तो यहां से भी एक प्रश्न आएगा ओजोन परत से, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर। ओजोन एक गैस है जिसका सूत्र क्या होता है, O3, यानी ये 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं से क्या करता है, बनता है, जो एक स्वादहीन और रंगहीन गैस है। तो ये था समताप मंडल। तो अगर क्षोभ मंडल, समताप मंडल आप लोग समझ गए होंगे, तो अब बात करते हैं मध्य मंडल की। यहां पे भी एक चीज समझिएगा कि मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच एक
परत होती है जिसे हम लोग स्ट्रेटोपॉज कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज कहते हैं। अब बात करते हैं मध्यमंडल। मध्यमंडल में होता क्या है कि मध्यमंडल में तापमान में कमी होती है। थोड़ा सा एक पॉइंट और आप लोग समझिएगा, यहां समझिएगा, शुरुआत से मैं बात करता हूं। जब हम पृथ्वी से ऊपर की ओर जाते हैं तो शुरुआत में तापमान में क्या होती है, कमी होती है, तापमान में कमी होती है। लेकिन जब समताप मंडल से ऊपर की ओर चलते हैं तो तापमान में क्या होती है, वृद्धि होती है। लेकिन फिर जब ओजोन मंडल से हम ऊपर चलेंगे मध्य मंडल में तो फिर यहाँ पर तापमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। देखिए यहाँ कमी हो रही है, यहाँ वृद्धि हो रही है, यहाँ कमी हो रही है। इसके कारण कहा जाता है कि वायुमंडल का सबसे ठंडा परत माना जाता है मंदमंडल को, क्योंकि यहाँ तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। सबसे कम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे कम तापमान किस मंडल का होता है, तो आपको क्या नाम देना है, आपको मध्य मंडल का। ठीक है, आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान, -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला आता है। साथ ही साथ इसमें उल्का एवं उल्का पिंड संबंधी घटनाएं भी होती है। मैंने ब्रह्मांड चैप्टर में ही बता दिया था कि उल्का एवं उल्का पिंड क्या होता है कि जब ब्रह्मांड का कोई कण टूटकर आपके पृथ्वी की ओर आता है तो इसी मंडल में क्या होता है कि एक तरह से वायुमंडल के संपर्क में आकर वो जल जाता है, जिसे हम लोग उल्का कहते हैं, उल्का पिंड भी कहते हैं। तो आपने ये ब्रह्मांड में भी समझा था। अगर नहीं आप समझते हैं तो फिर से जाकर मेरा ब्रह्मांड का वीडियो देखिए, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो मध्य मंडल में आपका यही 2 क्वेश्चन ज्यादा करके पूछा जाते हैं। अब बात करते हैं आयन मंडल, जिसे हम लोग बोलते हैं आयनोस्फीयर। आयन मंडल जो है वो 3 परत में विभाजित है, डी परत, ई परत और एफ परत। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, तो आयन मंडल में जितनी भी रेडियो तरंगे होती है वो आयन मंडल से आती है। यानी आज जो भी आप रेडियो मिर्ची 98.3 FM सुन रहे हैं, या डिश टीवी देख रहे हैं, या टाटा स्काई देख रहे हैं, या कोई भी केबल चैनल देख रहे हैं, तो किस मंडल की बदौलत, आयन मंडल की बदौलत। मोबाइल पे बात कर रहे हैं, होता क्या है कि यहाँ से आपको संचार उपग्रह भेजी जाती है और यही मंडल से टकरा कर कहा जाता है, फिर ये पृथ्वी पर वापस आता है, जिसके कारण हम लोग संचार सुविधा का आनंद ले पाते हैं। आयन मंडल में ही अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस की घटना होती है। मैंने ये भी ब्रह्मांड में बताया था कि अरोरा बोरियालिस क्या है और अरोरा ऑस्ट्रालिस क्या है। अरोरा बोरियालिस दक्षिणी ध्रुव पर और अरोरा ऑस्ट्रालिस उत्तरी ध्रुव पर होने वाली एक घटना है। तो ये दोनों घटना कहाँ होती है, आयन मंडल में। जितना भी संचार उपग्रह या रेडियो तरंगे किसके माध्यम से हम लोग उसकी सुविधा ले पाते हैं, आयन मंडल से। लेकिन संचार उपग्रह के बारे में ये भी कहा जाता है कि संचार उपग्रह वर्तमान में अगर बात किया जाए तो ये बहिर्मंडल में भी स्थापित किया जाता है, जिसकी ऊंचाई कहा जाता है 700 से 1000 के बीच में होती है, क्योंकि 700 ऊंचाई किसकी हो जाती है, बहिर्मंडल। लेकिन अगर बहिर्मंडल आपके पास ऑप्शन में ना रहे तब इसे आप आयन मंडल मार सकते हैं। अब बात करते हैं बहिर्मंडल की। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है और यहाँ सबसे हल्की गैसें पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे आपका तापमान क्या हुआ था, यहाँ पे तापमान आपका मंडल में तापमान घटा था, फिर वायुमंडल से क्या होगा, तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते ऊपर तक चला जाएगा। तो बहिर्मंडल सबसे ऊपरी परत है जहां सभी हल्की गैसें यानी हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है। तो ये था आपका आज वायुमंडल का चैप्टर। आशा करता हूं कि आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे और अच्छे से आप इसे नोट्स बनाइएगा। जब भी आप देखिए, नोट्स बनाने का फायदा क्या है कि जब एक बार आप अच्छे से पढ़ के नोट्स बना लीजिए तो कोई भी टिकवा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। मीन्स की तो बात ही दूर छोड़ दीजिए। अभी आप सबसे पहले पीटी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि हमको पीटी निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, जब आप इस तरह से कॉन्सेप्ट से डायग्राम बना के पढ़ेंगे तब क्या होगा कि आपका कोई भी किसी तरह से प्रश्न पूछे आपका छूटने वाला नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को राज सिंह मार्क्समैन को सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब आज के प्रश्न के बारे में बात की करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपको आज जवाब देना है। सबसे पहला प्रश्न, प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है? आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि एक बार में एक ही आंसर दे दीजिए, नहीं तो इस बार मैं आंसर आपके लिए जरूर तैयार करके नीचे कमेंट में लिखूंगा। अगला, सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? अगला प्रश्न,
पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? लगे हाथ ये भी बता दीजिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ठीक है, अगला प्रश्न, सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने बिहार को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था? सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने बिहार को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया था? और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक पटना में हुआ था। अगर याद है तो आप भी बताएं। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय में किस भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी? नालंदा विश्वविद्यालय में किस भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी? अगला, मराठ गोम के किस महापुरुष का अन्य नाम है? मराठ गोम के किस महापुरुष का अन्य नाम है? जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना, आपको तात्या टोपे का मूल नाम क्या है, बीरबल का मूल नाम क्या है। मैं जल्दी आपको लिए कल्चर का एक वीडियो बना रहा हूँ, यानी कौन सा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, कौन सा नृत्य कहाँ किया जाता है, किस राज्य की क्या विशेषता है, साथ ही साथ आपको सभी व्यक्तियों का उपनाम क्या है, ठीक है, कौन सा जगह किससे संबंधित है, उन सभी बिंदुओं से जहां आपको एक दो प्रश्न यदा कदा आते ही आते हैं, उसका बहुत ही जल्द वीडियो आने वाला है। अगला बात करते हैं, बिहार में होम रूल आंदोलन का संस्थापक कौन था? बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? अगला, सदाकत आश्रम के संस्थापक कौन थे? सदाकत आश्रम के संस्थापक कौन थे? अगला, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने बिहार के किस जिलों को अपराधी जिला घोषित किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी सरकार ने बिहार के किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया था? अगला, बिस्मिल्लाह खां का जन्म, बिस्मिल्लाह खां जिनका संबंध किस यंत्र से है, जो बजाते हैं शहनाई से, वो अपनी शहनाई को बेगम बुलाते थे। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के किस शहर से है? बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के किस शहर में हुआ? बिहार के किस नगर में पहली बार नगर पालिका की स्थापना हुई? बिहार के किस शहर में पहली बार नगर पालिका की स्थापना हुई? और सबसे लास्ट सवाल, बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? बिहार भारत के किस भाग में स्थित है? ये था हमारा आज का सेक्शन जो वायुमंडल था, आपने इसे पढ़ा। अब आप लोग इसे अच्छे से नोट्स बनाइए और मेरे पूछे गए प्रश्नों का जवाब दिए। जल्द ही तुरंत आपके लिए मैं नया वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तब तक आप घर में रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।